हमारी इस कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले के भाग ज़रूर देखिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह बाहर आकर बिस्रिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिस्रिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत संकुचा सी गई। चंदर उठा और बिस्रिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिस्रिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिस्रिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी। बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिस्रिया ने किताब में ही निगाह गड़ाते हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती है। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया स्टडी रूम में। मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिस्रिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई। उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जाग रहे थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं। क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। के बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने, चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही और बिस्रिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने की मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगरानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देना। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों, और ये भी जाएंगे? हाँ, और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत
उचटी सी सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसीरी के पेड़ में छोटी छोटी बोरियां से मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा गई। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हो। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही, फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पूर्चे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पानी तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाना आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगलवार को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिस्रिया से कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होंठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी ने सुधा से उसकी बुराई नहीं की। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती है, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगवाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोस्ट की कोई डिज़ाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनवाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वॉयल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमान पान जैसा जाने क्या क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से से सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहे। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए ले फिर भीतर लेटो। अभिन लेटे का बगत नहीं आवा। सहसा महराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में डूबी हुई बेहोश आवाज़ में जवाब दिया, खाए ले बिटिया।
खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आओ उठो, महराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देकर उठ गई और चल दी खाने। कोर उठाते ही उसकी आंख में आंसू झलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरे के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कोर खाने के बाद वह महराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घेरे में रहो, महराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नाही लिखन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के ही हैं बस। सुबह शाम आएंगे और हम या पापा न मिले तो आफत डहा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते, और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे हिवाय पड़ा कि उन्हें अलग के देहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई, उन्हें यहीं बुलाए लेव तो अपने हाथ की खिलाई के 2 महीना में मोटा के देई। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी बाहर एक मैम पूछत है, हियाँ कौनो डॉक्टर रहत है? हम कहा नहीं, हियाँ तो बाबूजी रहत है। तो कहत है, नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा। बैठाओ उन्हें, हम आते हैं, सुधा ने कहा, और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी, और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं, और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की है? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओ तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आपकी ही बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती है। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है, और आप शादी से बेहद नफरत करती है, और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, न, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वो लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रहना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा।
इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती है और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संघर्ष में आ जाता है उसे वे प्यार और देवता समझने लगती है और नतीजा यह होता है कि वो ऐसे जाल में फंस जाती है कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिसे उसे ज़िंदगी भर निबाह करना है और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं, बहुत ठीक। तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभा ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ। कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है। सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए। कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताबें दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस कपूर के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी जिसमें दिल की सच्चाई है जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अगलाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। न, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियाँ के बाद कहा, आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगड़ा कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उड़ते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं था। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। यह खेल नहीं करेगा और यह प्यार भी नहीं करेगा। ज़िंदगी में आकर भी ज़िंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना।
अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, यो मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसने मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें, माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेंप गई। उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा, और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल की कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं, पर सरलता बेहद है, बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती, और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है। लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनोहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तो तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं, इलाहाबाद छोड़कर। लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदन ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गई। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और नहीं समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी चंदर के ध्यान से उठी हुई और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए, और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने कितने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर बुआ आ गई, और कमरे से बुआ जी बाहर आए। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला, और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देख त्यों ने, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है सुधा? सुधा ने बुआ की बात पर कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचमात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दे, बुआ जी ने धूपदानी में महराजिन को कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है।
कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल की लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तंभ और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुई थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्काए या रोए, यह तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती, मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत है। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी और दूसरे से अपने कपड़े ठीक करी थी और दांत से आंचल पकड़ी। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोली, यह देखो दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है, बिनती है इसका नाम। क्या रे महुआ, बिनती थी क्या वहाँ जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी, बोली नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे, हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकलीफ न करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की उंगली की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा,
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि ई मुँह झोंसी हमसे ऐसी नाच नचही तो हम पैदा होते गला घोट देत। हरे राम! अकस्मात सिर ऊपर उठाए हैं के घंटे से नरियात नरियात गटकी फट गई। ई बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गवा होई। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वो नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, वो अब बिंती को मार डालेगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचमात उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत टेल बोल गए, मर गए रहो तो आपन संतानों अपने साथ ले जातो। हमारे मूंड पर ये हत्या काहे डाल गयो? ऐसी कुलक्षणी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस। बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माए बाप को गरियावा है कि ई आंसुओं डरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ को दिखाओ जाय के दुई महीना और है, अबहिन के उधार यानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से। डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा, अब ये चरखा बंद हो गया या नहीं? कुछ शर्म है या नहीं तुम्हें? बिंती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आई। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएगी ये सुधा? कल जाएगी पापा। अब बिंती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदन ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंती रो रो कर और तकिए पर सिल पटक कर अपनी ठुटा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी की भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठी हुई है और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही है। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचते पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया, बैठियो। तू तो एक दिन उधर आइए रहो, बीए में पढ़त है सुधा के संगे। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई ताको देख के। हाँ तो शुक्ल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होगी, बिंती का ब्याह टाल दे। अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा की ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दे। अब अच्छा नहीं लागत
ठूठू ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? या फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करे का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है। और लड़की अलग रहिए, न सास का डर न ननद की धूस। हम पत्री मंगवाई दे थी, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहत हो? अगहन का टाल दिया जाए? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटूं बड़नक्कू से कह दियो आय के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्य में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत कर रहे होंगे, कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के। अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं न महराजिन, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा, सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उसके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका। नहीं, दिन भर पढ़ने की बात उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में, अब उसकी बुआ ने बताया। जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग, डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी ये उस दिन। हाँ वही, उसके ससुर आए थे। उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दे, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पैंट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने?
पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्टान पाया, अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो, जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होई। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ई डाई मन के लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे ले ही हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं अक्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मांड सिंधा महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काक काक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे, आप बहुत सत्कार किए, हम ऐसे ही छक गए। आपको देखते तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में तो जो सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ई तो भगवान ऐसे जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष उरव कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सा लड़कों के मामा जोन है, तौन डॉक्टर में मुंशी है। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर मंडिल जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झूला कुर्ता गले में लटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपये का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये दे गई तुम्हारी समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लिए को तैयार, और देत के दाई पेट पिराता है जूता पिटों का। अरे राम, चाही तो जमदूत ई लाश के बोटी बोटी करके राम जी के कुतन को खिलिए। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभिहन तक बिनती का पता ने, और ऊ तुर्कन मलेच्छन के हिया कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमरे हिया गुजरा नाही ना ओका। बड़ी आजाद हो गई है सुधा के से पाए के, आव दे आज हम भद्रा उतारित ही। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए के देई। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा,
बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाके। कुछ खाए तो ने रहियो, एती देर कहाँ घूमती रहियो। हम खूब अच्छी तरह जानी थी तू हमार नाक कटियों के रहेबो। पुर्तियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेली बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा, उसके मन में बेहद तरस आग रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसा है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा।